डियर स्टूडेंट, देखिए कल अपने देखा था पवनों का, अपने जो अफेक्ट करने वाले पवनों के बारे में सिर्फ ये नहीं देखा था कौन कौन से जो फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं। आज अपने पवनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहले तो इनका नामकरण यानी कि नॉमिनेशन, इसका किस तरह से इनके नेम होते हैं, नेम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी टाइप की ये विंड्स होती हैं। तो सबसे पहले तो इनका नामकरण है, जो नेम है वो इनकी दिशाओं के हिसाब से, जो जिस दिशा से ये चलती है उसी दिशा के हिसाब से इनका नाम किया जाता है। जैसे पश्चिम से चलने वाली जो पवनें हैं पछुआ पवन है या वेस्टर्ली, और जो पूर्व से चलने वाली पवन है वो ईस्टर्ली या पूर्वा पवन बोलते हैं इनको। तो अब पवनों के प्रकार, किस तरह से पवनों के प्रकार है, तो वो देखिए पवनों के प्रकार, एक तो उनका प्रभाव क्षेत्र अवधि के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है। इनके एक तो उनका किन किन चीज़, कौन कौन से प्लेसेस को ये अफेक्ट करती है और कितने टाइम तक ये चलती है, उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और उनके अफेक्टेड जो एरिया है उनके अकॉर्डिंग। 3 टाइप्स की है ये। फर्स्ट है स्थायी पवने या परमानेंट विंड्स, और सेकंड है सामयिक पवने या पीरियडिकल या सीजनल विंड्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि एक फिक्स पीरियड के बाद ये चेंज होती रहती है। और नंबर थर्ड है स्थानीय पवने या लोकल विंड्स, जो किसी प्लेस पे चलती है, स्थान विशेष पे चलने वाली, जिस प्लेस पे चलती है, जिस जहाँ पे जिन स्थानों पे चलेगी उनका एक उसी के अकॉर्डिंग एक स्पेशल नेम होता है। जैसे अपने राजस्थान में चलती है या भारत में जो हवाएं, गर्म हवाएं चलती है गर्मी में, उनको लू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के लोकल विंड्स है वो लोकल विंड के नाम से जानते हैं उसे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं स्थायी पवनों की या परमानेंट विंड्स है, जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में निश्चित क्रम में चलती है। जो अपने वायुदाब पेटियों के मध्य में देखा था, वायुदाब पेटियों के बीच में जो एयर प्रेशर बेल्ट थे जितने भी अपने, उनके बीच में जो हवाएं चल रही थी, वेस्टर्लीज थी, ट्रेड विंड्स थी, तो वो जो है वो बिल्कुल फिक्स है। और पोलर विंड्स जी थी, वो एक उनकी डायरेक्शन भी फिक्स है, पूरे ईयर चलती है, एक उनका सीक्वेंस भी फिक्स है। तो इसी कारण से उनको स्थायी पवने बोलते हैं। तो इन्हें प्रचलित पवने या ग्रहीय यानी कि टेरेस्ट्रियल विंड्स, भूमंडलीय पवने, सनातनी पवने आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये पवने क्या होते हैं, वायदा पेटियों से संबंधित हैं। और इनमें प्रमुख है जैसे व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने आपने देखा था भूमध्य जो निम्न दाब से लेकर उपोष्ण उच्च दाब के बीच में थी। पछुआ पवने जो उपोष्ण उच्च दाब से लेकर जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच में पाई जाती थी। और ध्रुवीय पवन जो है, जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से लेकर ध्रुवीय उच्च वायुदाब के बीच में पाई जाती थी। वो डायग्राम जो आपको बनाए बताए थे, उन डायग्राम के बीच में जो हवाएं थी, हवाओं के डायरेक्शन जो तीर के निशान से दे रखे थे, वो इस जो है वो तीनों ही प्रकार जो है वो परमानेंट या स्थायी पवनों के होते हैं, और ये वर्ष भर चलती है। तो सबसे पहले व्यापारिक पवनों के बारे में देखिए। ट्रेड विंड्स जो है व्यापारिक पवन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में आपको बताया था पाल युक्त जो हवाई जहाज, पाल युक्त जहाज़ों का यूज किया जाता था, उनको चलाने के लिए हवाओं की ज़रूरत रहती थी। तो व्यापार के लिए जब उनका यूज़ किया जाता था और व्यापार में काफ़ी सहायक होती थी, तो इसी वजह से ये क्या है कि इनका नाम व्यापारिक पवन है। और उत्तरी दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से लेकर विषुवतीय निम्न वायुदाब के बीच में चलती है ये, यानी कि उधर ध्रुवों की साइड से आकर विषुवत रेखा की तरफ इनका डायरेक्शन होता है। और सीधी न चलकर फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में तो अपनी दाहिनी ओर मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो दिशा के अनुरूप इन पवनों के, अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने बोलते हैं इनको। वो उसमें लिखा भी हुआ है साथ में डायग्राम, आप कल वाले डायग्राम देखो तो उसमें लिखा हुआ है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने। और दक्षिण गोलार्ध में इनको दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने लिखा हुआ है। और आप अगर उसमें डायरेक्शन की तरफ माउथ करके खड़े होंगे तो आपको अपने आप तीर के निशान से पता चल जाएगा कि वास्तव में मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही। भी अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर आप उधर की तरफ ऐसे माउथ करके खड़े होंगे तो इसमें देखोगे कि आप ये अपने दाईं तरफ मुड़ रही है। और दक्षिण गोलार्ध से अगर माउथ करके खड़े होंगे तो अपने देखेंगे कि ये बाईं तरफ मुड़ रही है अपने। तो ये प्राचीन काल में ये भी बताया भी किस तरह से इसका नाम है, क्योंकि पालयुक्त जो जलयान थे उनके व्यापार में सुविधा प्रदान करते थे, इसीलिए इनको व्यापारिक पवन कहा जाता है। और इन पवनों के विभिन्न भागों में विभिन्न विशेषताएं होती है, अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे उपोष्ण वायुदाब के पास तो हवाओं के नीचे उतरने के कारण ये हवाएं शुष्क और शांत होती है। और ये पवनें जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगी तो रास्ते में जो जल मार्ग है यानी कि ओशंस जो है, वहाँ से ये वाटर वेपर को अपने अंदर इंक्लूड करेगी, वहाँ से जलवाष्प ग्रहण करेगी। और विश्व रेखा के पास जैसे जैसे पहुँचेगी तो ये बिल्कुल जलवाष्प से पूरी तरह से भर जाती है। तो वहाँ पर अस्थिर होकर वर्षा करती है। और विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में टकराती है। वो तीर के निशान आप देखोगे तो बिल्कुल विषुवत रेखा की तरफ मुड़ रहे हैं दोनों, और वहाँ आकर आपस में टकराती है। और इन हवाओं के टकराने की वजह से वहाँ पे सहवनीय धारा के रूप में ऊपर उठकर घनघोर वर्षा करती है। और भूमध्य रेखा पर रोजाना बारिश होती है इन इन हवाओं की वजह से। रोजाना मतलब 2 से 4 के बीच में, क्योंकि उस टाइम जैसे जैसे आपको पता है जल धीरे धीरे गर्म होता है। सुबह जैसे सनराइज होता है, सूर्योदय होता है,
सूर्योदय से लेकर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो ऊपर आसमान में वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प बढ़ती रहती है धीरे धीरे। और 2 से 4 के बीच में इतनी ज़्यादा वेपर हो जाती है, इतनी ज़्यादा जलवाष्प हो जाती है कि वो धीरे धीरे, और फिर वो हवाएं जब ऊपर पहुंच जाती है तो ठंडी होने भी शुरू हो जाती है, क्योंकि 4 बजे के बाद आपको पता है टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, सूर्यास्त होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो इस वजह से वो क्या हो गया, धीरे धीरे बारिश करना, मतलब वो जलवाष्प की बूंदें जो जल में बदल जाएंगी, और वहाँ पर, और ये हवाएं जब आपस में टकराएंगी तो वहाँ पर बारिश करेंगी। तो वहाँ पर रोजाना भूमध्य रेखा पर रोजाना बारिश होती है 2 से 4 के मध्य, यानी कि 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में दोपहर में। और फिर उसके बाद है पश्चिम पवन या वेस्टर्लीज, जो आपने देखा था पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से इसकी डायरेक्शन जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। और ये जो है दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से लेकर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर बहने वाली पवनें हैं। इनका डायरेक्शन मतलब ध्रुवों की तरफ जाता है, उल्टी दिशा में है। ये एक ही पवन है जो उल्टी दिशा में जाती है, बाकी दोनों जो पवनें हैं, तीन हैं, तीन में से दो है जो आपको पता है अभी मध्य रेखा की तरफ इनका डायरेक्शन है। तीर के निशान वो दिए हुए थे डायग्राम में, आप अच्छे से देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में तो वही सेम है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। और उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता के कारण और मौसमी परिवर्तन के कारण इन पवनों की पश्चिमी प्रवाह अस्पष्ट हो जाता है, यानी कि ज़्यादा दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे स्थल मार्ग है, स्थल भाग है, इस वजह से। दक्षिण गोलार्ध में क्या समुद्र है, इस वजह से वहाँ पर इनका स्पष्ट रूप से डायरेक्शन देखा जा सकता है, दिशाएं देखी जा सकती है, और इनका विस्तार भी देखा जा सकता है, नियमित है। और वहाँ पर इनका वेग इतना ज़्यादा होता है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से आपको कहा था इनका स्पीड की वजह से इनका कोई रुकावट, कोई बैरियर नहीं होते हैं। बैरियर ना होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इनका नेम अलग अलग है। जैसे यहाँ पर इनको बताया कि इनकी जो तीव्रता है, इनकी प्रचंडता है, उसके हिसाब से जो 40 डिग्री जो है, 40 to 50 डिग्री जो अक्षांश है, लेटीट्यूड्स हैं, उनके बीच में तो इनको गरजती 40 है, इनकी रोरिंग 40s। जो डिग्री अक्षांश है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 40 डिग्री पे है तो रोरिंग 40s, और 50 डिग्री पे बोलेंगे इसको भयंकर 50 है, यानी कि फ्यूरियस 50s। और 60 डिग्री पे बोलेंगे चीखती 60 है, यानी कि श्रिकिंग या स्क्रीमिंग 60s, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है। 150 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड से चलती है, इनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज़्यादा होती है इनकी, इस वजह से। और ध्रुवों की ओर पश्चिम पवनों की सीमा अस्थिर होती है, और ये हवाएं मौसम में अस्थिरता उत्पन्न करती है, यानी कि बिल्कुल वहाँ पे उसको इनबैलेंस कर देगी ध्रुवों की ओर जब जाएगी तब। उसके बाद तीसरी जो पवन है, इसमें स्थायी पवनों का तीसरा जो प्रकार है और अंतिम प्रकार जो इसका, वो है पोलर विंड्स या ध्रुवीय पवनें। और जैसा कि अब इसमें पता है कि ध्रुवीय जो दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब से लेकर उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ ये चलती हैं, मतलब ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ का इनका माउथ होता है, डायरेक्शन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ध्रुवीय जो शीर्ष क्षेत्र से चलने के कारण, यानी कि ठंडे इलाकों से चलती है, तो ये हवाएं आपको पता है भी ज़्यादा तो एक तो कोल्ड एंड ड्राई, बिल्कुल ठंडी और शुष्क होंगी। तापमान कम होने के कारण क्या होता है, इनकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर लो है तो वैसे ही वेपर में चेंज नहीं कर पाती वाटर को, तो ये मतलब उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे वाटर वेपर को। तो उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली जो ध्रुवीय पवन है उनको नॉर्थ ईस्टर, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट है, क्योंकि उत्तर पूर्व से चलती है, नॉर्थ और ईस्ट साइड से चलती है, तो दोनों का कंबाइंड रूम है नॉर्थ ईस्टर। फिर वहाँ पर इनको नॉर्थ ईस्टर बोलते हैं। और जिसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तर पूर्वी कनाडा या यूएसए में पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ की चादर जम जाती है बिल्कुल एकदम, क्योंकि ठंडी हवाएं ये। और जहाँ जिन मैदानों में, जहाँ जिन इलाकों में चलेगी, जो कनाडा में और यूएसए में, तो वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ़ जमा देती है, इनकी पूरी एक तरह से बर्फ़ की चादर बिछ जाती है वहाँ पर। उसके बाद अब दूसरा जो प्रकार है हवाओं का, वो सामयिक या पीरियडिकल विंड्स, इनको सीजनल विंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन, इनका जो डायरेक्शन है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, समय के अनुसार, तो इसलिए इनको सामयिक पवनें या पीरियडिकल विंड बोलते हैं। इनमें भी अलग अलग हैं, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मानसूनी पवनें, मानसून के बारे में जो अपने पढ़ते हैं भारत के अंदर, और ये दो ही है, एक तो समर मानसून और विंटर मानसून, यानी कि गर्मियों में ग्रीष्मकालीन मानसून और सर्दियों में शीतकालीन मानसून। और उसी तरह से जो स्थल स्मीर और सागर स्मीर, पर्वत स्मीर और घाटी स्मीर, ये भी इसी के प्रकार हैं पीरियडिकल के, लेकिन ये शॉर्ट टाइम में है। मानसून तो लॉन्ग टाइम का है, आपको पता है 6 मंथ का है, सीजन के अकॉर्डिंग है। जैसे गर्मियों में जो अपने बताया ग्रीष्मकालीन मानसून है, और फिर सर्दियों में जब मौसम चेंज होगा, सीजन चेंज होगा, तब ये शीतकालीन मानसून आएगा। लेकिन स्थल समीर और सागर समीर है, ये एक ही दिन में, पर्वत समीर और घाटी समीर एक ही दिन में 2 बार चेंज होती है, यानी कि एक एक बार तो ये लैंड ब्रिज, यानी कि लैंड से सी की ओर, और दूसरा सी से लैंड की ओर, एक ही दिन में, यानी कि 24 घंटे में 2 बार बदलती है। वही सेम है जो माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज है, वो भी एक ही दिन में 2 बार बदलती है। इनका डिस्कशन अपने आगे देखेंगे। सबसे पहले मानसूनी पवनें।
तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति यानी कि जो इसका जो डेरिवेशन है मानसून का, वो कहाँ से डेराइव हुआ वर्ड, वो अरबियन जो लैंग्वेज है यानी कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से, और जहाँ पे इसका मीन होता है वेदर यानी कि मौसम। तो मानसून जो पवन है उन हवाओं कहते हैं जो मौसम के अनुसार अपनी यानी कि मौसम जैसा होगा, सर्दियों के मौसम और गर्मियों के मौसम अभी बताया कि मौसम के अनुसार जो चेंज होती है, तो उनको मानसून मानसून मानसूनी पवने या मानसून विंड्स बोलते हैं। और इसके लिए मानसून कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है, इसके लिए अलग अलग जो कंसेप्ट दिए हुए हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले तो है तापीय संकल्पना यानी कि थर्मल कंसेप्ट। भी तापीय तो वो आपको बताया भी किस तरह से तापमान के रिलेटेड है। तापमान जैसे अभी बताया पृथ्वी का जो भाग जल्दी गर्म होगा या जो भाग जल्दी ठंडा होता है, उसी अनुसार जो भाग गर्म होगा तो वहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, जो भाग ठंडा रहेगा तो वहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। तो उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलेंगी। तो ये तो है थर्मल इसकी कंसेप्ट है, यानी कि इसमें ये बताया हुआ है किस तरह से इनका असमान संगठन है, उनके गर्म होने और ठंडा होने का जो विरोधी स्वभाव है जल और स्थल का। विरोधी स्वभाव का मतलब जल जल्दी जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है, तो ये विरोधी स्वभाव है इनके। तो गर्मियों में क्या सूर्य ताप क्या है, स्थलीय भाग पर सागरों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मियों में अपने यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर ज़्यादा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस कारण से स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, यहाँ पर निम्न दाब बन जाता है। और सागरीय भागों पे उच्च वायुदाब बनता है, तो वहाँ से सागरों से यानी कि महासागरों से जब हवाएं चलती है तो वो अपने साथ कुछ मॉइस्चर भी लेकर आएंगे, यानी कि अपने साथ नमी होती है उनके साथ में, वेपर ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो इस वजह से वो क्या होगा, इसको ग्रीष्मकालीन मानसून बोलते हैं, क्योंकि हवाएं क्या है ओशियन से यानी कि समुद्रों से धरातल की तरफ चलती है। और उल्टा जब होगा यानी कि विपरीत जब दिशा में होगी, सर्दियों में क्या सूर्य मकर रेखा पे होगा, दक्षिण दिशा में, दक्षिण भाग में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ के भागों में क्या है, जो है समुद्रों पर वहाँ तो निम्न दाब बन जाएगा। और स्थलीय भाग जो है पृथ्वी पर धरातल जो अपने उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर उच्च दाब बन जाएगा। यानी कि स्थलीय भाग से समुद्रों की तरफ हवाएं चलेंगी। और स्थलीय भागों पर आपको पता जल होता नहीं है, तो इस वजह से जो ड्राई एयर जो चलेगी, ड्राई विंड्स होती है, वो हवा में शुष्कता ज़्यादा होगी, तो वो बारिश भी नहीं कर पाते। इस वजह से अपने सर्दियों में बारिश नहीं होती है, गर्मियों में बारिश होती है। गर्मी जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उससे ज़्यादा बारिश होती है। शीतकालीन जो बारिश होती है वो थोड़ी बहुत मेडिटेरियन जो सी है यानी कि भूमध्य सागर जो है वहाँ से उसकी नमी के कारण होती है। वो अपने जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे बारिश होती है, सर्दियों की बारिश जो होती है वो। अभी सिर्फ अपने वायुदाब का पढ़ रहे हैं एक बार। तो इसमें क्या होता है, फिर स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएं चलती है, जिन्हें अपने शीतकालीन मानसून कहते हैं। और उत्तरी पूर्वी जो मानसून भी कहते हैं, जो अभी अभी का मौसम है सर्दियों में, आपको पता है उत्तरी दिशाओं से हवाएं चल रही है अभी सर्दियों में। और यहाँ पे एक तो ध्रुवों से चल रही है और हिमालय रीजन भी है, इस कारण से अभी ठंडी हवाएं चलती है, ठंडी और शुष्क यानी कि ड्राई एंड कोल्ड एयर जो है अभी चलती है। यानी कि ये बताया भारत के अकॉर्डिंग बताया हुआ है किस तरह से जो दक्षिणी मानसून है, दक्षिणी जो पश्चिमी मानसून है वो तो बताया हुआ है किस तरीके से समुद्रों से स्थल भाग की तरफ चल रही है हवाएं। और ये तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। और सर्दियों में आप देखो किस तरह से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हवाओं का डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो गया अभी। तो इसको अपने उत्तर पूर्व मानसून या शीतकालीन मानसून बोलते हैं। सेकंड जो कंसेप्ट है इसका, वो तो अभी थर्मल कंसेप्ट पढ़ा है। सेकंड का कंसेप्ट है इसका फ्लोन की गतिक संकल्पना, यानी कि डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ फ्लोन। फ्लोन जो वैज्ञानिक है उसने इसका कंसेप्ट दिया था कि किस तरह से, उसने कहा कि थर्मल प्रोसेस से कुछ नहीं होता, बल्कि जो वायुदाब पेटियाँ खिसकती है, वायुदाब पेटियों का खिसकाव जो होता है 5-5 डिग्री जो खिसक रही है, उनकी वजह से ही ये जो वायुदाब कम या ज़्यादा होते हैं और उन्हीं की वजह से मानसून बनता है। तो इसीलिए उसने इसको डायनेमिक ऑर्गन जो है ये उसने किया था। तो इनके अनुसार क्या, मानसून हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। यानी कि विषुवत रेखा के पास जो व्यापारिक पवनें हैं उनके कारण से अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस बनता है। और ये जो कन्वर्जेंस है वो जो चेंज होता है, और इसी कन्वर्जेंस को उष्ण कटिबंधीय अभिसरण यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस यानी कि आईटीसी बोलते हैं। और जब वायुदाब पेटियाँ उत्तर की तरफ खिसकेगी, यानी कि सूर्य जब कर्क रेखा पर होता है, तो यानी कि वायुदाब पेटियाँ जो 5-5 डिग्री उत्तर की तरफ होंगी, तो ये जो कन्वर्जेंस जो जोन है, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण है, वो उत्तर की तरफ खिसक जाएगा। तब उसको क्या बोलेंगे, एनआईटीसी यानी कि नॉर्थन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। और जब दक्षिण की तरफ खिसक जाता है यानी कि सूर्य जब मकर रेखा पर होगा, जब दक्षिण की तरफ होने की वजह से उसको एसआईटीसी बोलेंगे, यानी कि साउथर्न जो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। तो ये जो आईटीसी है, ये इनके मध्य के डोलड्रम मेखला होती है, यानी डोलड्रम जो आपको देखा था अभी, जो भूमध्य रेखा जो निम्न वायुदाब पेटी है उसी को डोलड्रम बोलते हैं। और इसी के खिसकाव की वजह से क्या होता है, विषुवतीय जो पछुआ हवाएं चलती है, तो सूर्य के उत्तरायण की स्थिति के समय जो एनआईटीसी है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैल जाता है।
यानी कि भूमध्य रेखा पर होता है वैसे, तो भूमध्य रेखा से ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैल जाएगा, कर्क रेखा तक भी, कर्क रेखा से आगे तक, क्योंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे ही है, 23.5 पर है, लेकिन ये 30 डिग्री तक जा रहा है। इसका एक्सपेंसन जो है 30 डिग्री तक हो रहा है। तो यानी कि एक तरह से दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत पूरा आ जाता है ये भाग। तो इन भागों में क्या डोलड्रम की विषुवत रेखा जो पछुआ पवनें स्थापित हो जाती है, और जो गर्मी का यानी कि दक्षिणी पश्चिम मानसून है, उसी को वो पवनें यहाँ पर चलना शुरू हो जाती है। और सूर्य जब दक्षिणी दिशा में जाएगा, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया से हटकर NIT से हट जाएगा, और फिर जो होगा उस पर वह उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः स्थापित हो जाएंगी। जो पहले जैसे हवाएं चल रही थी वो सेम कंडीशन बन जाएगी जो डायग्राम में बताया हुआ था, वापस से वही उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलने लग जाएंगी। तो यह शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून होता है। अब जो मॉडर्न कंसेप्ट जो है यानी कि आधुनिक संकल्पना, वह जेट स्ट्रीम की, जेट स्ट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ गति से जो चलने वाली पश्चिम से पूर्व की तरफ, इनका हमेशा फिक्स जो है, ये भी एक तरह से फिक्स विंड है, हमेशा ये पश्चिम से पूर्व की तरफ ही चलेंगी। तो दक्षिण एशिया में ये जो जेट स्ट्रीम नामक तीव्र प्रवाह है, जो क्षोभ मंडल से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। तो इससे यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जो पछुआ जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। और इनका जो डायरेक्शन, इनका जो चलने का जो है, जो एरिया, वो है 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री नॉर्थन लेटीट्यूड में ही चलेगी, साउथर्न साइड में नहीं होती जेट स्ट्रीम, सिर्फ ओनली नॉर्थ साइड में ही होती है। और इनका एरिया 60 डिग्री के नियर अबाउट या 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पे ही चलेगी है। और वहाँ पर इनकी हाइट होती है 9 to 10, यानी कि 9 से 10 किलोमीटर तक। और ध्रुवों पर तो इनकी ऊंचाई और भी कम हो जाती है ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे अपने जाएंगे तब। और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में इस उच्च तलीय जो पछुआ जेट स्ट्रीम है, ये ज़्यादातर तो हिमालय तथा तिब्बत के पठार के कारण दो भागों में बढ़ जाती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जो सूर्य के दक्षिण दिशा में होता है मकर रेखा पर, तो ये जेट स्ट्रीम क्या थोड़ी नीचे की तरफ खिसक जाएगी, यानी कि इधर दक्षिणी दिशा में आ जाती है, हिमालय के दक्षिणी भाग में आ जाती है। तो हिमालय और तिब्बत का पठार इसके बीच में आएगा, तो इस वजह से ये दो भागों में बंट जाएगी। एक जो ब्रांच है इसकी, वो तो तिब्बतन प्लेट्यू यानी कि तिब्बत के पठार के ऊपर से जाएगी, और दूसरी ब्रांच जो है हिमालय के साउथर्न साइड से, हिमालय के दक्षिण साइड से जाएगी। और हिमालय के दक्षिण साइड में आपको पता है कि भारत, इंडिया और बाकी के जो इस जो दक्षिणी पूर्वी जो देश है वो यहाँ पर है स्थित है, तो वहाँ पर से होकर ये निकलेगी। तो इस कारण से क्या होता है कि हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और मुख्य शाखा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के ऊपर से होकर चक्रवातीय मार्ग का अनुसरण करती है, इनकी वहाँ से जाएगी। तो इसी के प्रभाव से क्या होता है, सर्दकालीन मानसून की उत्पत्ति, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है उसको बोलते हैं। और गर्मियों में 21 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो जाती है, यानी कि वापस इधर की तरफ आ जाता है, कर्क रेखा की तरफ सूर्य आने शुरू हो जाता है धीरे धीरे। और 21 मार्च को तो कर्क रेखा पे सीधा चमकता ही है। तो जिस कारण क्या होता है, ध्रुवीय धरातल जो उच्च वायुदाब कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि पहले जैसे अभी आपको पता था जब दक्षिण में होगा तो भारत में, और इधर के देशों में, इनके उत्तरी साइड में क्या होगा, स्थल भागों पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। लेकिन सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा सीधा कर्क रेखा पर, तो यहाँ से क्या उच्च वायुदाब धीरे धीरे कमज़ोर होने शुरू हो जाता है, और यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनने लग जाता है। और जो जेट स्ट्रीम है जो इधर अभी बताया था हिमालय के दक्षिण तक आ जाती है, वो वापस उत्तर की तरफ खिसक जाएगी, क्योंकि सूर्य का तापमान बढ़ेगा इस वजह से। तो वापस दक्षिण की तरफ खिसकेगी, तो दो ब्रांच की बजाय वापस वो एक ब्रांच में ही, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही हो जाएगी वो, उसकी ब्रांच वो फिनिश हो जाएगी, जो दूसरी ब्रांच जो बनेगी वो। और ये पूरा तिब्बतन प्लेटू यानी कि तिब्बत के पठार से चलने लग जाएगी। तो इस कारण से क्या उत्तर में शीतकालीन मार्ग में जो विपरीत बहने लगती है, और ईरान के उत्तरी भाग एवं अफगानिस्तान के ऊपर से इसका जो तटीय जेट स्ट्रीम का जो प्रवाह है, वो एक वक्र यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा के अंदर हो जाता है। तो जिससे क्षोभ मंडल में गतिक निम्न दाब तथा चक्रवातीय दशा बन जाती है। तो यह उच्च तलीय निम्न दाब उत्तर पश्चिमी भारत व पाकिस्तान तक विस्तृत होता है। इसके नीचे धरातल पहले से ही तापजन्य निम्न दाब स्थित होता है, यानी कि ताप की वजह से, तापमान की वजह से पहले से ही लो प्रेशर होता है वहाँ पर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि धरातलीय निम्न दाब से हवाएं ऊपर उठती है। अभी आपको पता है ताप लो प्रेशर में अब होता है कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी तभी लो प्रेशर बनेगा। और फिर ये क्या करेगा, उच्च तलीय निम्न दाब हवाओं को अधिक ऊपर तक ले जाएगा। ऊपर भी जो हवाओं की वजह से जो निम्न दाब बना होता है वहाँ पर, क्योंकि हवा के कारण जो एक कण को दूसरे कण या एक दूसरे में आपस में गर्म करते हुए ऊपर से ऊपर और उठती जाएगी हवा। तो इस तरह से क्या होता है, जिस कारण के दक्षिणी पश्चिमी मानसून का अचानक प्रस्फोट, यानी कि एकदम से पूरा बारिश होना शुरू हो जाती है अचानक से। तो ये अपने एक बार तो आज सिर्फ इतना मानसून का पढ़ा है सिर्फ अकेला इसमें, यानी कि एक तो अपने कंप्लीट कर ली जो ट्रेड विंड्स है वो, और मानसून का ये अभी अपने जो बाकी की जो इसमें जो पीरियडिकल के अंदर जो बाकी की जो दो विंड्स बची है, जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, और जो बाकी है जो इसमें माउंटेन वेल जो ब्रिज और वैली ब्रिज,
ये भी कंप्लीट करेंगे और लोकल इवेंट्स है वो नेक्स्ट जो आपका जो लास्ट फोर्थ पार्ट रहेगा उसमें अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें जो भी आपको डाउट्स वगैरह रहे तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।